बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं और ये बेसिक जो ऑडिटिंग है उसमें से जैसे चीज़ें दी होती हैं उसी के रेलिवेंट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर जब एंगेज हो जाता है, उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है, तो जो उसको मैंडेट दिया जाता है उसके हिसाब से उसका कुछ राइट्स होते हैं। वैसे तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, कोई भी जो आउटर है, विजिटर है, उसको कोई राइट नहीं होता, मतलब सिवाय इसके कि जो वो लीगल प्रोसीजर से तरीके से वो एक्सेस करता है। अब ये नहीं है कि वो आके आपके किसी भी ऑफिस में कोई भी चीज़ देख ले, तो इस तरह का उसको स्पेशल प्रिविलेजेस आम बंदे को अवेलेबल नहीं होते। इवन कि जो वर्किंग एम्प्लॉई होता है उसको भी एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में अपने ऑफ़िस की तरह का माहौल अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो लिमिटेड होता है अपने काम की हद तक। तो जो ऑडिटर है उसके पास राइट्स होते हैं, वो कहाँ तक रिकॉर्ड मांग सकता है, कहाँ तक फ़िज़िकल एसेट्स को वेरीफाई कर सकता है, कहाँ तक जो मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, कहाँ तक वो जो है उसके और भी हैं राइट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 उसमें दिए हैं। और इसके अलावा उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ये तो राइट्स की हमने बात की, ड्यूटीज़ भी उसकी होती हैं कि ये नहीं है कि जाए और आराम से जो है अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को देखे और वो काम कर ले, नहीं, बल्कि उसको प्रॉपर जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से वो चीज़ें कंडक्ट करनी होती है। और जो मकसद होता है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो एंगेज किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट उसको कंप्लीट करनी होती है। और सेकेंडली उसने जो प्रॉपर ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको अप्लाई करना होता है। वर्किंग पेपर्स लाइक हैं कि वो सारे तैयार करेगा, उसके बाद प्लान वगैरह करने के बाद उसको कंडक्ट करेगा। और उसकी ये भी ड्यूटी है कि उसके जो बिज़नेस जिसको ऑडिट कर रहा है उसके रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से हैंडल करे, उसको कॉन्फिडेंशियल हैं तो कॉन्फिडेंशियल रखे, उनके जो सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट ही रहने दे, इंफॉर्मेशन को आउट ना करे। ये उसकी ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो ये वन बाय वन हम पढ़ते हैं। जो राइट्स हैं वो आप ये भी कह सकते हैं कि पावर्स हैं। तो ये जो है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का सेक्शन 255 है, राइट्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। तो ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो लेजर्स हैं, जो ट्रायल बैलेंस या जनरल एंट्री की जो आपने रिकॉर्ड रखे हुए हैं, उनको भी देख सकता है। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग वाउचर्स हैं, जिस पेज पे आपने वो एंट्री की, वो कौन सा एग्रीमेंट है, वो कौन सा जो है डेट किसको हुआ, मकसद क्या है उसका, अल्टीमेटली अथॉरिटी देने वाली कौन सी है, और उस पर साइनिंग किस किस की हैं, अप्रूवल, और जो प्रॉपर जो प्रोसीजर्स उसके लिए लेआउट हैं उसके हिसाब से वो कंप्लाई विद हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके पास राइट है बुक्स को एक्सेस करने का और वाउचर को एक्सेस करने का, जिस फिनेंशियल पीरियड में वो चीज़ें देख रहा है। दूसरे नंबर पे राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर फ़र्ज़ किया वो कोई चीज़ ऐसी देखता है जिसमें उसको कन्फ्यूजन है, वो क्लैरिटी चाहता है, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। इंफॉर्मेशन फ़ेस टू फेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, एम्प्लॉइज़ से भी हो सकती हैं, और मैनेजर से भी हो सकती हैं। और इसके अलावा वो जो उसका ओरिजिन जो है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, वो भी मांग सकता है। इसके अलावा जो भी उसके प्रोसीजर में जो जो चीज़ें आएंगी वो हार्ड कापी में, सॉफ्ट कापी में है, जो वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, वो सारी उसकी जैसे भी उसको कन्वीनियंट हो वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड पेपर्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच जिसमें वो काम कर रहा है उसके रेलिवेंट उसका क्या मैंडेट है, उसके कितने सेल्स रेवेन्यूज़, या उसकी फंक्शनिंग, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, या उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, या जो मेन हेड ऑफिस है जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिमांड भी कर सकता है, उनको देख भी सकता है। इससे नेक्स्ट है राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स एंड अटेंड दोज मीटिंग। अगर कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में भी वो मीटिंग में जा सकता है, बैठ सकता है, अटेंड कर सकता है मीटिंग। और इसके अलावा मीटिंग के रिलेटेड जितनी
मिनट्स होती हैं या मीटिंग्स होती हैं, जो पहले ऑडिट जो मीटिंग्स हो चुकी उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं, जो जितने डिसीजंस किए गए, इन्फॉर्मेशन हुई, वो सारी की सारी चीज़ें भी वो रिसीव कर सकता है, उसका राइट है। वो आपसे मांगेगा तो मैनेजमेंट को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उसके लिए बेसिक इनपुट होता है, उसी से वो चीज़ें निकालता है, उसी को वो रीड आउट करता है और फर्दर उसको मिलता है कि अगर फ़लाँ मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या डिसीजन हुआ था, किसके पास क्या राइट था। और जो उसकी मिनट ऑफ मीटिंग है, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पूरी मीटिंग के दौरान में डिसीजंस होते हैं, वो जिस पेपर पे लिखे जाते हैं उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो उसमें वो गो थ्रू करता है और उसको पता चलता है कि कौन कौन से डिसीजन हुए, कौन से एग्रीमेंट हुए, कौन सी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के तनाजुर में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, कहीं वो जो है उसको ओवर एक्शन तो नहीं किया गया या वो एक्शन इन एक्शन तो नहीं रहा। तो ये सारी सिचुएशन देखने के लिए वो आपसे नोटिसेज और सारी जो उसके साथ एंसिलरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन वेयर एन अदर पर्सन इज़ बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर। जब उसकी लास्ट टर्म होती है, उसकी जगह कोई और ऑडिटर रिप्लेस होने लगता है, तो उसका राइट होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जितने उसके इश्यूज़ थे और उसका जो एक्सपीरियंस था वो सारे का सारा आके मीटिंग में वो शेयर कर सकता है और उसको रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया जाएगा। इसके अलावा जो राइट्स तो ठीक हो गए, अब उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं ऑडिटर की जो उसने फुलफ़िल करनी होती हैं, जिस मकसद के लिए उसको एंगेज किया गया होता है। पहले नंबर पे जो ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 255 सब सेक्शन इसका है 3। इसमें है टू गिव ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जामिन्ड बाय हिम। जो वो अकाउंट्स देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, बैलेंस शीट को देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्जामिन करेगा, इन सारी चीज़ों पे वो एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा। वो रिपोर्ट देगा मेंबर्स को, मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स। तो ये उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट इसकी कौन सी ड्यूटी, वेयर एनी मैटर रिपोर्टेड अपॉन इज़ आंसर्ड इन द नेगेटिव और विद आ क्वालिफिकेशन द रिपोर्ट शैल इंक्लूड रीजन्स फॉर सच क्वालिफिकेशन विद फैक्चुअल पोजीशन। अगर ऑडिटर जो है क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर देता है, क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि उस बिज़नेस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, फेयर एंड क्लियर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कंपनी के मामलात में ख़राबी है, तो वो मामलात जब वो पिन पॉइंट करता है ऑडिटर, तो उस रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। अगर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर देता है तो कई सारे जो सवालात होते हैं उसको जवाबात देने पड़ते हैं, फिर उसको अपनी पोजीशन क्लियर करना होती है कि फैक्ट्स क्या हैं, हकीकत क्या है, तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, तुमने कब, क्या तुम्हारे पास ये जो एविडेंस है ये सफिशेंट है। इसीलिए तो सफिशेंट ऑडिट जो है वो सफिशेंट जो है ऑडिट एश्योरेंस के लिए ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करते थे। तो अब जो उसके पास अगर ऑडिट एविडेंस है तो उसकी बेस पे ही वो बात करेगा। अगर फर्ज किया वो ऐसे ही लिख देता है तो वो मैनेजमेंट उससे रिपोर्ट लेती है और उससे जवाब तलब करती है। तो इस तरीके से वो अपने परसेप्शन की बेस पे अपनी ओपिनियन या रिपोर्ट नहीं लिख सकता, तो उसको अपनी फैक्ट्स पेश करना होते हैं कि ये चीज़ें उसने देखी, इस बेस पे वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट उसकी क्या ड्यूटी है, टू इंक्लूड in the report of the company such matters as directed by the federal government। अगर वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो कुछ इंडिकेशन देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि जो ऑडिटर्स हैं वो रिपोर्ट में कुछ और कंटेंट्स शामिल करेंगे या फ़लाँ क्लास शामिल करेंगे या कुछ इस तरह का उसका हिस्सा होना चाहिए। टैक्स के बारे में कुछ लिखेगा कि टैक्स इसने कितना पे किया, इसका रेवेन्यू आया, टैक्स इसका ठीक था या नहीं ठीक था। अगर इसकी इंपोर्ट की जो पोजीशन थी, इंपोर्ट्स टोटल कितनी है, फर्ज किया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हर ऑडिटर इस साल में जितने भी ऑडिट करेंगे वो अपने इंपोर्ट का डाटा बताएंगे कि टोटल फिगर इस बिज़नेस ने कितनी इंपोर्ट्स की, ठीक है। तो इंपोर्ट की वो वैल्यू करने के लिए या एक्सपोर्ट की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए तो कुछ भी इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शन जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है कि इस तरह की रिपोर्ट में आपने सेक्शन फलाने पे या फलां जगह पे आपने ये चीज़ पॉइंट आउट करनी है। ये भी उसकी फिर ड्यूटी हो जाती है। नेक्स्ट है टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ ए लिस्टेड कंपनी आइदर हिमसेल्फ और थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन। अगर एनुअल जनरल मीटिंग होती है किसी लिस्टेड कंपनी की तो ऑडिटर
कि ये ड्यूटी होती है कि वो खुद जाए या अपना रेप भेजे। इन विच द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट आर टू बी कंसिडर्ड। ऐसी मीटिंग जिसमें ऑडिटर की जो है रिपोर्ट है या फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बात होती है या डिस्कशन होती है, तो उसमें वो मीटिंग अटेंड करेगा। इसके अलावा टू मेक रिपोर्ट फॉर इंक्लूजन इन प्रॉस्पेक्टस, जो अब बिज़नेस का एक प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होता है तो उसमें एक रिपोर्ट ऑडिटर की पब्लिश होती है, तो ऑडिटर को वो रिपोर्ट देनी होती है ताकि वो बिज़नेस अपना प्रॉस्पेक्टस में उसको शामिल कर सके। ये भी उसकी ड्यूटी होती है। और इसके टू सर्टिफाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इन दी स्टेचुटरी रिपोर्ट, जो स्टेचुटरी रिपोर्ट होती है जब बिज़नेस फॉर्म किया जाता है उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, बताई जाती है कि हमने टोटल इतनी रिसीट्स की और उसकी इतनी पेमेंट्स की अब तक जो बिज़नेस हमारा इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक जो है ऑडिटर की एक रिपोर्ट लगेगी पेमेंट और रिसीट्स पे, जिसको स्टेचुटरी रिपोर्ट कहते हैं और ये भी उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा टू मेक रिपोर्ट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन द केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अगर बिज़नेस खुद से ही अपने आप को ख़त्म करने लगी है तो ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट देगा जिस पे वो बिज़नेस की सॉल्वेंसी, यानी कि उसके इतने एसेट्स हैं कि वो जितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो मीट कर सकती है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है, ऑथेंटिकेशन है, वो ऑडिटर को बेहतर पता होता है क्योंकि उसको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सबका पता होता है कि इसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स की वैल्यू कितनी है। तो वो एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिसमें सॉल्वेंसी, उसको सॉल्वेंसी रिपोर्ट कहते हैं और वो उसका हिस्सा बनती है जब कोर्ट में पेश किया जाता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सरसाइज रीज़नेबल केयर एंड स्किल, और वो जितना हो सकता है अपने जितनी उसकी वुसअत है, जितनी उसकी वो कर सकता है, वो रीज़नेबल केयर करेगा और अपनी महारत, स्किल यूज़ करेगा टू कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज़ एंड मेक सच इंक्वायरीज एज कंसिडर्ड नेसेसरी। और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए सेम इट इज़ नहीं नोट कर देगा, बल्कि उसकी फर्दर इंक्वायरीज़ करेगा, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन या जो फिगर्स उसके सामने आए उसको उसने प्रॉपर्ली वेरीफाई भी किया। तो ये भी उसकी ड्यूटी होती है। इसके बाद चलें, ये कोई नहीं, आप नोट पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उनको रीड आउट करना और उसकी इंस्पेक्शन करना। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी read in general meeting and shall be open to inspection by the members, यानी कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो जो ऑडिटर की रिपोर्ट है जो उसने ऑडिट किया तो वो ओपन होगी, कोई भी मेंबर जो उसके जाके पढ़ सकता है, देख सकता है। सिग्नेचर एंड डेट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है उस पर साइन करना और उस पर जो है डेट वगैरह डालना भी ऑडिटर की ड्यूटी है। The person appointed as auditor shall sign the auditor's report or other documents required under the law, तो जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ हैं वो साइन करेगा। The report should indicate the date and place, और रिपोर्ट में जैसे हमने पहले इसका एक पढ़ा भी था इसका फॉर्मेट, तो उस रिपोर्ट में डेट और प्लेस भी होती है, वो सारी लिखेगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है ऑडिट ऑफ कास्ट अकाउंट्स। एक तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह का जो ऑडिट का होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है या कोई भी ऑडिटर हो सकता है, लेकिन जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिपोर्ट होती है वो कास्ट अकाउंटेंट ही उसका ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट देगा। वेयर ए कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इट्स कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट विल आल्सो गेट दीज अकाउंट्स ऑडिटेड, उनका भी ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। द ऑडिटर इन दिस केस शैल बी चार्टेड अकाउंटेंट, या तो वो ऑडिटर जो है चार्टेड अकाउंटेंट होगा या फिर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। नॉर्मल कोई भी उसमें ये नहीं है कि MBA हो वो कर ले, बल्कि जो प्रोडक्शन के रिकॉर्ड का जो वो ऑडिट है या तो वो कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद ऑडिटर्स लाइबिलिटीज़ का ही आगे फर्दर, द लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कंपनी कैन बी स्टडीड अंडर फॉलो। हेड कौन से हैं? एक है सिविल लाइबिलिटीज़ हैं, ये पढ़ते हैं सिविल लाइबिलिटीज़। सिविल लाइबिलिटीज़ मीन द डिस्प्यूट्स ओवर लॉसेज काज टू वन पार्टी बाई एक्ट ऑफ एन अदर, यानी कि अगर बिज़नेस ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से सप्लायर का लॉस हुआ या सप्लायर ने कोई ऐसा काम किया जिससे बिज़नेस का लॉस हुआ, तो इस तरह का मामला हो तो ये इसको इस वजह से इस तरह के मामलात में
सिविल लाइबिलिटी होती है। द सिविल लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन बी ऑफ। तो ऑडिटर क्या काम ऐसा करता है जिससे बिजनेस को लॉस होता है, या जो ऑडिटर की कौन सी ऐसी बात होती है जिससे दूसरों को लॉस होता है, यानी कि एक की वजह से दूसरे को लॉस होना। अगर ऑडिटर सही तरीके से ऑडिट करता तो जो इन्वेस्टर है, अगर वो उसने सही इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ने दी होती तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन चेंज भी कर सकता था। अगर उसने बोगस स्टेटमेंट दी थी या बोगस रिपोर्ट दी थी तो जो डिसीजन मेकर है जिसने इन्वेस्ट किया उस बिज़नेस में, वो डिसीजन लेता है लेकिन उसको लॉस हो जाता है। लेट्स सपोज कि एक ऑडिटर वो कहता है कि पिछले 5 साल से बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है और आने वाले साल में मेरी प्रिडिक्शन है कि 10% तक मार्कअप मिलेगा। अब जो है बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर देता है कोई इन्वेस्टर और वहाँ पे उसको लॉस हो जाता है 10% के हिसाब से, तो वो जो है उसकी सिविल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है ऑडिटर की। और ये किस वजह से होती है? एक तो ये कि वो नेग्लिजेंट होता है, और ये दूसरे नंबर पे नेग्लिजेंसी उसकी नहीं थी लेकिन मिसविजेंस थी। तो ये दोनों को हम देखेंगे कि नेग्लिजेंस क्या होती है और मिसविजेंस क्या होती है। लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और जो ऑडिटर होता है ये एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं। लिहाजा इसका काम होता है ऑडिटर का कि वो शेयर होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखे। इसको क्या कहते हैं? यानी कि ये एजेंसी फैक्टर होता है, मतलब जो मैनेजमेंट होती है वो भी शेयर होल्डर्स ने लगाई होती है और जो ऑडिटर होता है वो भी मैनेजमेंट ने लगाई होती है, और दोनों मैनेजमेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके एजेंट होते हैं, मैनेजमेंट भी और ऑडिटर भी। तो इनको चाहिए कि वो अपनी एज ए एजेंट, जो एजेंट आप कोई अपना बंदा रख लेते हैं किसी काम के लिए, दूध लाने के लिए, सब्ज़ी लाने के लिए, अपने आप काम आपका है लेकिन आप उस बंदे को पे करते हैं और वो आपका काम ये करता है। अगर वो कुछ गलत चीज़ लेके आ जाए तो उस लॉस की वजह कौन हुआ? एजेंट। तो इस तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ठीक हों और उनका हमें पता चले, लेकिन उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती और ना उनके पास ये राइट होता है कि वो बिज़नेस के आके ऑडिट करें, बल्कि एक प्रोसीजर है जो कानून दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक ऑडिटर अपॉइंट करना होता है जो कि प्रोफेशनली वेल वर्स होता है अपनी फील्ड में। तो उसने ऑडिट करना होता है और उसने शेयर होल्डर्स के मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर वो इस मिशन में, इस काम में जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था, फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है और इस वजह से मेंबर्स को यानी कि शेयर होल्डर्स को लॉस होता है, तो वो इसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, ऑडिटर बीइंग एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज़ विद रीज़नेबल केयर एंड स्किल, यानी कि जितना वो हो सकता है अपनी पूरी कैपेसिटी में वो एहतियात भी करे और अपनी महारत को भी यूज़ करे। इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही इज़ लायबल टू मेक गुड एनी लॉस कॉज टू दी थर्ड पार्टी। अगर उसने ये काम नहीं किया, ड्यू केयर नहीं की, वो नेग्लिजेंट रहा, उसने जो चीज़ें देखनी चाहिए थी वो नहीं देखी। लेट्स सपोज जो बैलेंस शीट में चीज़ें दी थी उसने फिजिकल एसेट्स को देखा ही नहीं, फिजिकल एसेट मौजूद ही नहीं थे, उस ना मौजूद होने की वजह से बिज़नेस को लॉस हुआ। तो वो लॉस अगर ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से होगा तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो शेयर होल्डर्स हैं वो केस करके उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा जितना लॉस उसकी नेग्लिजेंस की वजह से होगा। मेजर लीगल डिसीजंस, ये कोई पुराने केस स्टडी हैं उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हुआ और उसकी नेग्लिजेंस ऑडिटर की क्या थी, तो उसकी लाइबिलिटी कैसे हुई। ये कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिसको केस स्टडी भी कहते हैं कि पहले ऐसे हुआ था तो उसके साथ फिर कोर्ट में जब गए तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो इस तरह के होते हैं, पढ़ लेना चाहिए, आपको जो है ना वो चीज़ याद रह जाती है। इट वॉज हेल्ड दैट ऑडिटर इज़ गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, ये केस है आर्थर ई ग्रीन एंड कंपनी वर्सेस सेंट्रल एडवांस एंड डिस्काउंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आर्थर ग्रीन एंड कंपनी जो है ये ऑडिटर थे वर्सेस जो है ये बिज़नेस थी, इनका कोई मामला हुआ था 1920 में। इस केस में क्या हुआ था? इट वॉज हेल्ड दैट ऑडिटर इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, ऑडिटर एक्सेप्टेड दिस स्केड्यूल ऑफ द बैड डेट्स फर्निश्ड बाय द क्लाइंट दो इट वॉज अपेरेंट दैट डेट्स वर नॉट रिकवरेबल। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ नहीं हाईलाइट की थी कि ये जो बैड डेट्स हैं ये रिकवरेबल नहीं है। दूसरा जो केस है द लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीयर हैसलेक एंड कंपनी। इन दिस केस ऑडिटर्स वर हेल्ड लायबल
फॉर नेग्लिजेंस, इसमें भी लाइबल जो था वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। ऑडिटर्स फेल टू वेरीफाई द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कैश एंड हैंड, यानी कि जो कैश पड़ा था उसने उसको फिजिकली नहीं देखा, ना उसको वेरीफाई किया। कैश बैलेंस एज पर द बुक्स डिड नॉट एग्री विद द फिजिकल बैलेंस, जो बुक्स में शो हो रहा था फिजिकली वैसे नहीं था। द डिफरेंस वाज मिस अप्रोप्रिएटेड बाय द कैशियर, कैशियर ने कहीं और उसको लगाया हुआ था, तो इसमें भी ऑडिटर की गैर जिम्मेदारी की वजह से उसको पे ऑफ करना पड़ा। आयरिश वुडन कंपनी लिमिटेड वर्सेस टाइसन एंड अदर, इन दिस केस ऑडिटर वर हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस। किस वजह से नेग्लिजेंट हुआ था? प्रॉफिट्स वर ओवरस्टेटेड, यानी कि प्रॉफिट्स इतने थे नहीं जितने उसने बताए। बाय नॉट रिकॉर्डिंग परचेज इनवाइसेस, यानी कि उसने परचेज इनवाइसेस रिकॉर्ड ही नहीं की थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर चला गया। ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर हैविंग फेल्ड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल, तो लिहाजा वो जो रीजनेबल केयर और स्किल चाहिए होती है तो उसने इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए उसको लायबल करार दिया गया। नेक्स्ट केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स एंड लिमिटेड। In this case, auditors were not held liable for negligence. It was held that it is not the duty of auditors to take stocks, यानी कि स्टॉक की प्रॉपर 1 by 1 पूरी काउंटिंग करना उसका काम नहीं। इफ़ दे एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी सस्पिशन ही हैज़ कैरिड आउट रीजनेबल केयर एंड स्केल, अगर उसको किसी ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया था कि हमने स्टॉक हेल्ड किया था, काउंट किया था, तो वो पूरा था, तो वो उस सर्टिफिकेट पे रिलाई कर सकता है। ये नहीं है कि वो जितना आपका स्टॉक है बहुत बल्क है तो वो काउंट करना शुरू कर दे, ये ऑडिटर का काम नहीं होता। चेक कर सकता है एक आधी आइटम को, लेकिन ओवरऑल सबका नहीं। इन मैकिन्सन वर्सेस रॉबिन्स अमेरिकन केस है, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू टेस्ट चेक द फिजिकल स्टॉक। कंक्लूजन क्या है इसका? ऑडिटर्स शुड इंस्पेक्ट सिक्योरिटीज, टेस्ट चेक स्टॉक wherever it is practicable, and where it is not should state in his report that he has accepted a certificate। अगर फर्ज किया बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो काउंट नहीं कर सकता तो वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करे कि ये मैंने इस सर्टिफिकेट पे रिलाई किया है। लेट्स सपोज अगर फर्ज किया एक एरोप्लेन की कंपनी PIA की है, उसमें ऑडिटर जाता है और टोटल जो है वो देखते हैं कि जो ऑन बोर्ड हैं कितने एरोप्लेन्स हैं, तो अगर वो 60 हैं तो ऑडिटर काउंट कर सकता है। लेकिन अगर वो उसके वेयर हाउस में चले जाएं तो वो वहाँ पे लिखा हो कि कितने सारे वो जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं, तो उस पर वो सर्टिफिकेट पे रिलाई करेगा। क्योंकि छोटी चीज़ों को काउंट नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी चीज़ों को तो वो देख सकता था, काउंट कर सकता था। इसलिए वो जितना उसको मुमकिन हो वो काउंट कर ले, अगर नहीं कर सकता तो वो अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैंने सर्टिफिकेट पर रिलाई किया था और बता रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ पार्ट A ऑफ एडेंडम टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नंबर 8, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एंड SAP 3, यानी कि जब इन्वेंट्री की काउंटिंग हो रही है तो वो ओवरसी कर सकता है, उसको सुपरवाइज कर सकता है, फिजिकली खड़ा हो सकता है कि देख रहे। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज वो वेरीफाई भी कर सकता है। द पोजीशन ऑफ ऑडिटर एज हेल्ड इन किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड इज़ नो लॉन्गर वैलिड। ठीक है जी। लाइबिलिटी फॉर मिसफिजेंस, मिसफिजेंस की लाइबिलिटी क्या होती है? द टर्म मिसफिजेंस मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो उसकी ड्यूटी थी वो नहीं करता। इफ़ ऑडिटर डज समथिंग रॉन्ग इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, ही इज़ गिल्टी ऑफ मिसफिजेंस, यानी कि जो उसको काम करना चाहिए था वो नहीं किया उसने, जो उसका यानी कि जाके उसने ऑडिट करना था लेकिन ऑडिट करता ही नहीं है, उसकी वजह से जो वो रिपोर्ट वैसे ही दे देता है, तो वो जो उसके जो लाइबिलिटी थी लेकिन उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, और इस तरह की जो उसकी मिस्टेक होगी उसकी वजह से उसको मिसफिजेंस कहेंगे, और जो उसको बिज़नेस को लॉस होगा वो उसको कंपनसेट करने पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर्स ड्यूटीज़ आर लेड डाउन इन सेक्शन 255 ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 255 में इसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं। इफ़ ऑडिटर डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली एंड द कंपनी सफर्स लॉस, ही इज़ लायबल फॉर मिसफिजेंस। एक तो होता है वो काम करता है, ड्यू केयर नहीं करता, उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। काम करता है लेकिन प्रॉपर ध्यान से या जो उसको स्किल यूज़ करनी चाहिए वो नहीं करता। एक होता है कि वो ड्यूटी करता ही नहीं है, जो उसकी ड्यूटी एज़ पर जो है उसके एग्रीमेंट या जो एज़ पर रूल्स है, तो उसको क्या कहेंगे? मिसफिजेंस। इसके बाद है मेजर केस लॉज लंदन एंड
जनरल बैंक लिमिटेड का एक केस है। इन दिस केस ऑडिटर्स वर हेल्ड लायबल फॉर मिसफिजेंस। क्यों? द ऑडिटर्स फेल टू रिपोर्ट दैट बैलेंस शीट वाज नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, कि बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से बनाई ही नहीं गई। ये भी ऑडिटर का काम होता है कि उसके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट जो है इनकम स्टेटमेंट है वो भी देखे। अगर वो नहीं दिखता, उसकी सेटिंग ही नहीं ठीक, जिधर एसेट्स होने चाहिए तो उधर लाइबिलिटीज हैं, जिधर लाइबिलिटीज होनी चाहिए तो उधर एसेट हैं, जिधर लॉन्ग टर्म एसेट होने चाहिए तो उधर करंट एसेट डाल दिए। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जो है वो ऑडिटर लाइबल होगा। लार्ज सम्स वर एडवांस्ड टू द कस्टमर्स and interest thereon was accrued in the fact neither advance nor accrued interest was receivable। तो लोगों को एडवांसेस दिए गए थे, उस पर इंटरेस्ट भी था, लेकिन रिसीवेबल में उस चीज़ को शो ही नहीं किया गया। नो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज मेड एंड कंपनी पेड डिविडेंड। बैड डेट्स का कोई केस ही नहीं और कंपनी ने उसके जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया था। तो बैड डेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए था, प्रोविजन उसकी देनी चाहिए थी, तो वो नहीं हुई थी। Under Section 260 of the Company Ordinance 1984, if the auditor failed to report the members' material misstatement of the facts or given untrue picture of the to the members and the default is willful, auditors shall be punishable with fine which may extend to 2000 rupees। ठीक है, 2000 रुपीज़, सिर्फ 2000। अगर अगले का 2 मिलियन का भी लॉस हो गया तो ये 2000 पे करेगा। कमाल। खैर, जो ऑडिटर है 260 में दिया गया है कि ट्रू एंड फेयर व्यू उस रिपोर्ट में होना चाहिए। अगर वो लिख देता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, लेकिन मटेरियली ये चीज़ नहीं थी, उसने वर्किंग पेपर में भी ये रिवील हो चुका था कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने हाईलाइट नहीं किया अपनी रिपोर्ट में, तो ये इस तरह का जो मामला होगा उसमें भी इस पकड़ा जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। क्रिमिनल क्या होती है? क्राइम नेचर का जो होता है। तो क्राइम नेचर की कौन कौन सी इसकी लाइबिलिटीज़ ऑडिटर की हो सकती हैं वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 260 कहता है इफ़ ऑडिटर्स फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 157, 255 और 257, ये 3 जो सेक्शन है इनके हिसाब से वो अपना काम नहीं करता, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन अप टू ₹1 लाख। अगर इन सेक्शन ये कोई सेक्शन इसमें लागू हो जाए तो उसको 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इफ़ ही नोइंगली मेक्स ए फॉल्स रिपोर्ट फॉर द प्रॉफिट टू हिमसेल्फ, अगर उसको पता भी था तो वो फॉल्स स्टेटमेंट देगा, गलत बयानी करेगा। और टू पुट एन अदर पर्सन टू ए डिसएडवांटेज और लॉस, और इसकी इस बात से दूसरी बंदे को लॉस हो रहा है या उसको नुकसान हो रहा है। फॉर मटेरियल कंसिडरेशन ही शैल आल्सो बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और इसको 1 साल की कैद भी हो सकती है अगर सेक्शन 157, 255 या 257 लागू हो जाए उस पर। तो इसके बाद आता है सेक्शन 417, इफ़ चार्जेस ऑफ फॉर्जरी आर ब्रॉट अगेंस्ट एन ऑडिटर, यानी कि उसने कोई चेंज की, उसके ऊपर जो है वाइटो शाइटो लगा के या रिमूव करके कुछ और लिखा, ही मे बी लाइबल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, तो 2 साल तक और 20,000 का उसको जुर्माना भी हो सकता है अगर वो कोई फॉर्जिंग करेगा, रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी करेगा। सेक्शन 492 में कहता है इफ़ इन एनी रिपोर्ट द ऑडिटर मेक्स ए फॉल्स स्टेटमेंट ही शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अप टू 3 ईयर्स। अगर वो उसने फॉल्स स्टेटमेंट दी, गलत बयानी की, और तो फिर इस तरह का केस होगा तो उसको 3 साल की कैद और 20,000 का जुर्माना हो सकता है। और 20,000 का जुर्माना जो है ये अमाउंट लिमिटेड रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप का शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।